तक लटक आए थे। लेकिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सपाट विस्तार भास्कर के लिए एक लंबे अरसे बाद सबसे सुकून देने वाला नजारा था। अनवी ने गाड़ी को ड्रॉप ऑफ जोन में लगाया, जिससे उन्हें अलविदा कहने के लिए बस कुछ ही पल मिले। वो नए दोस्त थे जिन्हें मुश्किलों ने एक साथ ला खड़ा किया था, और शायद किस्मत में दोबारा मिलना लिखा ही नहीं था। भास्कर को ये जुदाई उम्मीद से कहीं ज्यादा चुभ रही थी। उसने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए खामोशी तोड़ी। मैं तुम्हें हर चीज के लिए ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे पाया। पैसेंजर सीट पर बैठी अनवी बारिश की बूंदों से भीगी विंडशील्ड के बाहर घूर रही थी। उसने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। भास्कर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में एक सवाल था, एक बेचैनी थी। आखिर तुम हो कौन ऋतु सक्सेना? अनवी ने कहा। शुरुआत के लिए भास्कर की आवाज में हल्का सा ताना था। मजाक मत करो, उतना तो मैं समझ ही गया था। कोई और सुराग? अनवी मुस्कुराई। उसने अपना हाथ छुड़ाया और फिर एक औपचारिक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। उस आंखों में एक नई चमक थी। अनवी बोरा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस बोरा। भास्कर ने उसका हाथ मजबूती से मिलाया और तभी वो उपनाम उसके दिमाग में किसी भूली हुई याद की तरह कौंधा। बोरा? तुम्हारा मयंक बोरा से कोई रिश्ता है? विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र के चेयरमैन? अनवी ने कामली जवाब दिया, मयंक मेरे दादाजी हैं। जानकारी निरंजन रेड्डी के किसी घूस भास्कर पर पड़ी। उसे यकीन लाते हुए पूछा, तुम अपने परिवार के लिए थोक स्टोर में काम कर रही थी? हाँ, पर अनौपचारिक रूप से और मेरे दादाजी की इजाजत के बिना। वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, अनवी ने समझाया। भास्कर ने अविश्वास से सिर हिलाया। वह कर क्या रही थी? ये मत कहना कि कॉर्पोरेट जासूसी जैसा कोई घिसा पिटा काम कर रही थी। अनवी अपनी सीट पर पूरी तरह उसकी ओर घूमी। उसकी आवाज अब गंभीर और सती हुई थी। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी, समझे? इससे आगे कहीं नहीं जाएगी, मेरा वादा है। भास्कर ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कसम खाई। बिल्कुल पागल हो, वो नाटक पर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। अनवी आगे झुकी, उसके गाल पर जल्दी से एक चुंबन दिया और फिर समझाना शुरू किया। 8 महीने पहले नासिक में हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटी में कोई घुस आया था और हमारी सबसे नई जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के शुरुआती मॉडल्स का एक पूरा बैच चुरा लिया था। पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो कुछ ही महीनों में थोक स्टोर ने हूबहू वैसी ही डिवाइस बाजार में उतार दी थी। ऐसा लगता है कि वो सालों से हमारे रिसर्च चुरा रहे हैं, लेकिन हम कभी साबित नहीं कर पाए। इसलिए मैंने दादाजी को बताए बिना खुद ही छानबीन करने का फैसला किया। उसने अपनी कहानी जारी रखी। उसकी आवाज में अब भी मिशन का जोश था। मैंने एक नकली पहचान बनाई, ऋतु सक्सेना, अल्जीरिया की एक बहुत बड़ी टेक एक्सपर्ट। थोक स्टोर में नौकरी पाना तो बहुत आसान था, मुश्किल काम था उस औरत के करीब पहुंचना। उसने गाड़ी की डिक्की की ओर इशारा करते हुए कहा, बिना किसी को शक हुए, सोचो मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे पता चला कि तुमने हमारी ही चुराई हुई मिसाइल से फ्लाइट 1555 को मार गिराया था। मुझे लगा कि तेजस संपत और मंगल मिश्रा हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुस्से से आग बबूला हो गई थी। भास्कर ने एक गहरी सांस छोड़ी। तो फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि हम एक ही तरफ आ गए। तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? अनवी ने जवाब दिया, मैं घर जा रही हूँ, पुणे, एक लंबे आराम के लिए। मैंने अपनी बिल्ली को 3 महीने से नहीं देखा है। वो तो अब तक तुम्हें भूल भी गई होगी। भास्कर ने सपाट चेहरे से मजाक किया। उसने कभी सोचा नहीं था कि अनवी को बिल्लियों का शौक होगा, लेकिन वो अनवी बोरा के बारे में जानता ही क्या था, सिवाय इसके कि उसने उसकी जान बचाई थी। उसने बात आगे बढ़ाई, और तुम्हारी टिबल्स के साथ मुलाकात के बाद? उसका नाम क्लियोपैट्रा है। अनवी ने हंसते हुए उसे ठीक किया।
उसके बाद मैं विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र में अपनी आईटी की नौकरी पर वापस चली जाऊं और कोशिश करूंगी कि मयंक को कभी पता ना चले कि मैंने क्या किया। उन्हें लगता है कि मैं एक लंबी छुट्टी पर हूं और अब मुझे सच में पुणे वापस जाना है। दिल्ली का मौसम पुणे का मुकाबला नहीं कर सकता। भास्कर उसका बैग लेकर हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार तक गया और वो दोनों भारी बारिश से बचते हुए बड़े से छज्जे के नीचे खड़े हो गए। और तुम्हारा क्या? अनवी ने उसके पीछे खड़ी लग्जरी सेडान की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम अभी भी खुद को और संपत को पुलिस के हवाले करने जा रहे हो? भास्कर ने हल्की के साथ पूछा। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? बेशक, और पैसों का भी तो सोचना है। हाँ, पैसा। भास्कर ने टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कोई पार्किंग अटेंडेंट उन्हें टिकट देने के लिए तो नहीं आ रहा। लेकिन इस मौसम में कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं लग रहा था। उसने वापस अनवी की ओर देखा। चूंकि तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेरे दिमाग में उस ट्रस्ट को संभालने के लिए कोई और है। अनवी ने तुरंत अंदाजा लगाया। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी? उसने सिर हिलाया। तुम्हारे पास सच में सारे जवाब होते हैं, है ना? पर हाँ, लीला सही चुनाव लगती है। उसने एक से ज्यादा बार मेरी जान बचाई है। मुझे लगता है कि मैं उस पर एक ट्रस्ट फंड का भरोसा कर सकता हूं। इस घटिया मजाक के लिए माफ करना। मैं तुम्हें थोड़ी ढील दे सकती हूँ। तुम्हारी चोटों और तुम्हारे अजीबोगरीब मजाक को देखते हुए अनवी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, लेकिन गंभीरता से, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लीला की हर जरूरत में उसकी मदद करोगी। आखिरकार तुम्हें पता है कि पैसा कहाँ है। लेकिन सबूत सौंपकर तभी एक जंबो जेट के इंजन गरज उठे और उसकी कान फाड़ देने वाली आवाज में अनवी के बाकी शब्द डूब गए। लग्जरी सेडान के पीछे एक टैक्सी आकर रुकी और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। भास्कर ने अपनी एक से ड्राइवर को ऐसी घूरती हुई नजर से देखा, वो डर गया। तुरंत नजर और अपनी पैसेंजर सीट पर कुछ करने का नाटक करने लगा। भास्कर ने अनवी से कहा, माफ करना, तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि सबूत सौंपकर तुम अपना एकमात्र सहारा छोड़ रहे हो। उसने एक गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पता है, लेकिन उन पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय तो होना ही चाहिए। अनवी ने उसके गाल को छुआ। उसका हाथ इतना कोमल था कि भास्कर के घावों में लगभग दर्द ही नहीं हुआ। उसने संजीदगी से कहा, तुम एक इज्जतदार आदमी हो भास्कर भंडारी। शुक्रिया। मैंने ये तारीफ में नहीं कहा था। उसने चिढ़ाया। अपने पंजों पर खड़ी होकर उसने भास्कर के कम चोटिल गाल को चूमा। अपना ख्याल रखना भास्कर। वो मुड़ी और बिना एक बार भी पीछे देखे तेजी से टर्मिनल के अंदर चली गई। छोटी लाल रंग की मालवाहक वैन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर उत्तर की ओर खड़खड़ाते हुए बढ़ रही थी। उसकी फड़फड़ाते इंजन की आवाज गीले डामर पर टायर की आवाज को लगभग दबा रही थी। भास्कर ने पीछे मुड़कर देखे बिना पूछा, मुझे मेरी आवाज आ रही है श्रीकांत पालीवाल? एक दबी हुई हाँ। भास्कर के लिए ये जानने के लिए काफी थी कि उसका कैदी अभी भी सांस ले रहा है। हालांकि इससे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भास्कर ने बोलना जारी रखा, माफ करना, ये उस लग्जरी सेडान जितना आरामदायक नहीं है, लेकिन वो गाड़ी लोगों की नजरों में आसानी से आ जाती है। मुझे यकीन है कि तेजस हेगड़े और उसके साथी अब तक शिकार पर निकल चुके होंगे। वो जल्द ही उसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ट्रैक कर लेंगे। उम्मीद है वो अपने लापता सीईओ के लिए फ्लाइट की लिस्ट जांचने में व्यस्त होंगे। पीछे से गुजराने की आवाज आई, हरामजादे। हाँ, तो हम पहले ही तय कर चुके हैं। वैसे भी अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम यमुना एक्सप्रेसवे पर पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक तो ट्रैफिक हल्का है। मुझे 1 घंटा दो और मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल दूंगा, भास्कर ने कहा। और में जाओ, पीछे से आवाज आई। भास्कर ने ब्रेक पर हल्का सा पैर मारा।
वैन जोर से हिली, जिससे पीछे बंधा हुआ आदमी पूरी तरह उछला। उसने धमकी दी, अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो मैं गाड़ी रोककर डक्ट टेप निकाल लूंगा। मुंह से आई खामोशी का उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ स्वागत किया। हैरानी की बात थी कि जैसे जैसे वो दिल्ली से दूर जा रहा था, उसे अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही थी। लग रहा था जैसे अपने अपराध बोध को छोड़ने से उसका शारीरिक बोझ भी हल्का हो रहा हो और उसके दर्द कम हो रहे हो। वो खुशी में कि संपन्न की कानून दी इसे क्रूर और अमानवीय सजा कहेगी। उसके चेहरे पर लगी चोटों की वजह से वो सीटी भी नहीं बजा सकता था, इसलिए वो लगभग खामोशी में गाड़ी चलाता था। उसने रेडियो चालू करते हुए कहा, अब न्यूज शुरू होने वाले हैं, देखते हैं कि तुम्हारे लापता होने की खबर अभी तक आई है या नहीं। आकाशवाणी पर संसद भवन परिसर से जुड़ी एक रिपोर्ट चल रही थी और भास्कर इमिग्रेशन नीति पर चल रही बहस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के निकास के पास पहुंचे, हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने लगा और उनकी गति 50 से नीचे आ गई। न्यूज़वाचक ने राजनीतिक खंड समाप्त किया और एक खुश मिजाज मौसम विज्ञानी को माइक सौंप दिया, जिसने मध्य भारत में भारी बारिश की प्रबल संभावना की घोषणा की। भास्कर ने वाइपर्स को खरोंचों से भरी विंडशील्ड पर आगे पीछे होते देखा। उसने मन में बुड़बुड़ाया, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पहले से पता ना हो। अपनी हवालात तक पहुंचने की कोई खास जल्दी न होने के कारण भास्कर ने वैन को धीमी लेन में डाल दिया और एक आक्रामक सफेद वैन को तेजी से आगे निकलकर सामने वाली सेडान कार के पीछे चिपकने दिया। तभी रेडियो एंकर ने बीच में, हम इस पूर्वानुमान को नोएडा से आ रही एक ब्रेकिंग स्टोरी के लिए रोक रहे हैं। हम सीधे चल रहे हैं कुणाल पांडे के पास। कुणाल, आपके पास क्या खबर है? विला, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। इस समय नोएडा के एक हरे भरे उपनगर में मैथ्यू और ईशा लोढ़ा के घर के बाहर खड़ा, जिनकी जिंदगी में एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार त्रासदी ने दस्तक दी है। श्रीमान और श्रीमती लोढ़ा के बड़े बेटे 19 वर्षीय मीत भट्ट उस दुर्भाग्यपूर्ण फ्लाइट 1555 में एक यात्री थे, जिसे पिछले हफ्ते आतंकवादियों ने बेरहमी से मार गिराया था। अब ऐसा लगता है कि पहले से ही तबाह हो चुके इस परिवार ने शायद अपना दूसरा बेटा भी खो दिया है। भास्कर फुसफुसाया, हे भगवान। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। उसने गैस पेडल से अपना पैर हटा लिया। उसका पूरा ध्यान स्पीकर से निकल रहे शब्दों पर था। लोढ़ाशीय बेटा आदित्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्कूल के एक फील्ड ट्रिप लापता बताया जा रहा है। लड़के के शिक्षक, जो एक अनुभवी पर्वतारोही हैं, ने कल देर शाम आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया। खोज और बचाव दल बाहर हैं, लेकिन मौसम उनके प्रयासों में गंभीर रूप से बाधा डाल रहा है। भास्कर ने बाकी की रिपोर्ट सदमे की हालत में सुनी। आगे ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया था। उसके बाईं ओर हरे भरे खेत बारिश को सोख रहे थे। नहीं, एक सेमी ट्रक ने उसका पूरा नजारा रोक रखा था। उसे उसके विचारों के साथ कैद कर लिया था। वैन का इंजन बेतरतीबी से चल रहा था, जिससे पूरा ढांचा हिल रहा था। उसके रियर व्यू मिरर में एक और सेमी के ग्रिल ने उसे पीछे से घेर रखा था। अपनी जिंदगी में पहली बार भास्कर को क्लॉस्ट्रोफोबिया की एक लहर ने निगल लेने का खतरा महसूस हुआ। वो रेडियो को घूरता रहा, सुनता रहा और प्रार्थना करता रहा कि उसने गलत सुना हो। रिपोर्टर ने लोढ़ा परिवार के एक प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने इस इलाके की यात्रा की तैयारी करते समय परिवार की पीड़ा के बारे में बताया। उस आदमी के शब्दों ने भास्कर के दिल को चीर दिया, पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया। उसने पिछले कुछ दिन किसी तरह का प्रायश्चित खोजने की कोशिश में बिताए थे। सूर्या टावर छोड़ने के पल से लेकर इस खबर के आने तक उसे वास्तव में शांति की एक झलक महसूस हुई थी। लेकिन अब लोढ़ा परिवार को एक और बेटे को खोने का सामना करना पड़े, ये विचार ही उसे पिंगो बना रहा था। आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। गुस्सा सैलाब की तरह वापस आ गया। सुन रहा है तू हरामखोर? वो चीखा, आधा पीछे बैठे आदमी पर और आधा
रेयर व्यू मिरर में घूर रहे अपने टूटे हुए चेहरे पर। बोल, सुन रहा है? तेजस संपत जानता था कि जवाब न देना ही बेहतर है। अगर उसके मुंह से एक भी शब्द निकला तो भास्कर अपना आपा पूरी तरह खो देगा। जेल में लड़ते हुए एक जीवन बिना जीवन के रहने से तो बेहतर ही थी। जैसे ही आगे की लेन आखिरकार साफ हुई और ट्रैफिक रेंगने लगा, भास्कर के दिमाग में विकल्प घूमते रहे। अस्पष्ट विचार संदेह की लहर में बनते और घुल जाते। दूसरों ने अपनी जगह बनाई और टिक गए। एक योजना, ये एक बहुत लंबा दाव था, अपनी सादगी में हताश करने वाला। लेकिन यही एकमात्र काम था जो किया जा सकता था। लोढ़ा परिवार के लिए पैसों का क्या फायदा अगर उनका दूसरा बेटा जिम कॉर्बेट के किसी पहाड़ पर मर रहा हो या मरने वाला हो। पैसा उनकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन भास्कर कर सकता था। जेल की कोठरी से नहीं, वो जिम कॉर्बेट के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसने सालों तक वहां सैन्य सर्वाइवल कोर्स चलाए थे। सेकंड्स में योजना ठोस हो गई। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य। एड्रेनलिन उसके शरीर में दौड़ गया। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर पर पैर मारा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेरिंग गुल की मौत के बाद पहली बार उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। भास्कर भंडारी के पास एक मिशन था। विंध्य पर्वतमाला यहां से कम कुछ घंटों की दूरी पर थी। शायद इस खटारा गाड़ी में और भी गया। वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता था, सिवाय इस तार को बदलने के। वो अपनी चोटों से बाद में निपटेगा। उसने अपना फोन उठाया, याद से नंबर डायल किया और सेंड दबा दिया। उसने खुद से कहा, चलो लक्ष्य, फोन उठाओ। जब तक कॉल कनेक्ट हो रही थी, वैन के स्पीडोमीटर की सुई 70 की ओर बढ़ी, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकी। बहुत धीमा। वो अगले शहर में एक तेज कार ले लेगा। ऐसा कोई समस्या नहीं थी, अब कभी नहीं होगी। फोन पर क्लिक की आवाज आई। एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, डिटेक्टिव लोकेश। लक्ष्य, मैं हूं, कानपुर से तुम्हारा पुराना दोस्त। कैसा चल रहा है? शांत रहने की अपनी कोशिशों के बावजूद भास्कर महसूस कर सकता था कि उत्साह उसके शब्दों को तेज कर रहा था। उसने मनी मन खुद को समझाया, सांस लो, धीरे बोलो, कोई अलार्म मत बजाओ। मैं ठीक हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लक्ष्य की आवाज में छिपी सतर्कता ने भास्कर के एड्रेनलिन के गुब्बारे में चुभन पैदा कर दी। अकेले हो? पूरी तरह से नहीं, लक्ष्य ने सतर्क जवाब दिया। ओके, क्या मैं ये मान लूं कि ये कॉल मॉनिटर की जा रही है? इस हफ्ते हुई अजीब बातों में ये सबसे अजीब बात नहीं होगी। ठीक है, सुनो, प्लान में थोड़ा बदलाव आया है। तुम्हें कोई समस्या हुई? एक तरह से पार्टी के लिए हमारा मेहमान अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैं उसे एक वैकल्पिक स्थान पर छोड़ रहा हूं। लक्ष्य के दोबारा बोलने से पहले एक छोटा सा विराम आया। ठीक है, और क्या मैं ये सही समझ रहा हूं कि तुम खुद पार्टी में नहीं आ रहे हो? दुर्भाग्य से नहीं, मेरी जरूरत कहीं और है, लेकिन मैं मेहमान के साथ एक तोहफा छोड़ दूंगा। लक्ष्य ने चिंता जताई। क्या तुम श्योर हो? हम सब तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाहर बहुत खतरा है। मेरी चिंता मत करो लक्ष्य, मैं ठीक हूं, भास्कर ने कहा, और उसके चोटिल चेहरे ने उसे झूठा साबित कर दिया। लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम अपने दोस्त निखिल कालरा से संपर्क कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, वो हमारे मेहमान से मिलने के लिए उत्सुक है। तुम दोबारा कब तक कॉल करोगे? मुझे 45 मिनट दो। और लक्ष्य? हाँ, हर चीज के लिए शुक्रिया, तुम एक अच्छे आदमी हो। क्या भास्कर वक्त रहते आदित्य लोढ़ा को बचा पाया? लक्ष्य ने भास्कर के इस नए प्लान पर क्या किया? तेजस हेगड़े ने भास्कर को ढूंढने के लिए कौन सा जाल बिछाया? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम।
जैसे ही देखा कार ने वेद को टक्कर मारी, वो शॉक रह गई। उस वक्त वेद